नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कक्षा 12 और 10 दोनों के सिलेबस में है। इस चैप्टर का नाम है केंद्र सरकार। देखो, केंद्र सरकार, सरकार क्या होती है? सरकार एक अदृश्य रूप है। सरकार मतलब वह अंग है शासन का जो शासन की इच्छाओं का अभिव्यक्त करती है और क्रियान्वित करती है। मतलब सरकार राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित करने वाला एक अंग है। अब देखो, सरकार वैसे तो दो प्रकार की होती है संघीय व्यवस्था में। एक राज्य संघीय व्यवस्था में जैसे दो प्रकार की सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है और एक केंद्र सरकार होती है। तो देखो, केंद्र सरकार है, उस सरकार को हम संघीय सरकार भी कहते हैं। और सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है व्यवस्थापिका, फिर होता है कार्यपालिका और फिर होता है न्यायपालिका। तो आज हम सिर्फ व्यवस्थापिका की चर्चा करेंगे। तो मान लो संघीय जो व्यवस्थापिका है उसको हम संसद कहते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अब देखो, संसद है, उसका गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अब संसद को वैसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पार्लियामेंट। संसद को अंग्रेजी भाषा में पार्लियामेंट कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा व राज्यसभा, इनसे मिलकर संसद का गठन होगा। राष्ट्रपति, भारतीय संसद होगी जिसका निर्माण किसका होगा? राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होंगे, जिनका नाम होगा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनका संयुक्त नाम क्या है? संसद है। अब संसद में सबसे पहले हम लोकसभा की चर्चा करते हैं। इसको प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। संसद लोकसभा को प्रथम निम्न सदन कहते हैं। इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनता के द्वारा निर्वाचित है। यह जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 545। अधिकतम पूछे तो 552, वर्तमान सदस्य संख्या 545। 545 कैसे वर्तमान में सेट इसको कर रखा है कि कैसे कैसे कितने कितने होंगे? तो 530 तो अपने जो 29 राज्य हैं उनसे होंगे। 530 29 राज्यों से होते हैं। 20 है सदस्य वो संघीय जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे होते हैं। और 2 होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। अब थोड़ा सा आप एंग्लो इंडियन के बारे में जान लो कि एंग्लो इंडियन क्या हो। मतलब जिनके माता या पिता में से एक अंग्रेज हो और एक भारतीय हो, वो होते हैं एंग्लो इंडियन। अब लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से वैश्यक मताधिकार के आधार पर। निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष, मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप से वैश्यक मताधिकार पे इनका निर्वाचन करता है। वैश्यक मताधिकार की उम्र अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे भारत में अपने आवश्यक मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। निर्वाचन क्षेत्र कैसे होते हैं? एकल सदस्य। एकल सदस्य का अर्थ होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुना जाता है। योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 25 वर्ष लोकसभा के लिए। लाभ का पद यानी कोई सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण न किया हो और वह पागल, दिवालिया या कोढ़ी वगैरह न हो, ये इसकी योग्यता है। कार्यकाल देखो, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री यदि परामर्श दे दे कि लोकसभा में बहुमत नहीं है तो समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। जैसे भारतीय इतिहास को यदि हम देखें तो अब तक 9 बार है वो लोकसभा समय से पूर्व भंग हो चुकी है। अब इसके अधिवेशन देखें तो अधिवेशन है लोकसभा और राष्ट्रपति के लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन है। वो राष्ट्रपति तो अधिवेशन बुलाता है और राष्ट्रपति ही स्थगित करता है। जैसे इसका शीतकालीन अधिवेशन है और मानसून अधिवेशन है, बजट अधिवेशन है, ये 3 अधिवेशन होते हैं। तो अधिवेशन बुलाने का कार्य और अधिवेशन को स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति है, लेकिन बैठक है वो बुलाने का काम है वो अध्यक्ष करता है, ये राष्ट्रपति नहीं करता। और ये भी कहा है कि इसके 2 अधिवेशन होते ना, तो 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये मान लो इसके अधिवेशन हो गए। इसके बाद में इनके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? पदाधिकारी देखिए कि अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि एक तो इनका अध्यक्ष होगा और एक होगा उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। उनका निर्वाचन कैसे होता है कि जो तत्कालीन सदस्य हैं वो अपने बहुमत से जितने भी ये सदस्य होते हैं वो अपने में से
अपने जितने सदस्य वो अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अब हटाना क्या है, कैसे इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कैसे हटाते हैं कि जो जितने तत्कालीन सदस्य बैठे हैं उस लोकसभा में वो बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इनको हटा सकते हैं। बहुमत अगर इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि इनको हटाना है तो वो उनको हटा सकते हैं। जैसे ही इनको हटाने का प्रस्ताव पारित करते हैं तो इससे पहले उन्हें कम से कम 14 दिनों पूर्व उनको सूचना देनी पड़ती है और इनके वेतन भत्ते वो संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। अब देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं 10वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति एवं कार्य बताइए। तो सबसे पहला कार्य बैठकों की अध्यक्षता करना। लोकसभा की जितनी बैठक उनकी अध्यक्षता ये अध्यक्ष करता है। इसके अलावा सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना। लोकसभा के जो सदन उसमें शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य यही किया जाता है। अगला है लोकसभा की कार्यवाही व कार्यक्रम निश्चित करना। कौन कौन से आज काम किए जाएंगे और वाद विवाद मान लो कि किन किन विषयों के संबंध में वाद विवाद होंगे और उनका समय भी यही निश्चित करता है। सदन की कुछ समिति ऐसे होते हैं जिनका ये पदेन सभापति होता है। जो व्यक्ति इस पद पर बैठ गया वो उन समितियों का सभापति होता है। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीसी के एग्जाम में भी पूछते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसके अलावा संसद और राष्ट्रपति के मध्य किसी भी कार्य को लेकर यदि कोई पत्र व्यवहार होते हैं तो सारा पत्र व्यवहार उसी के द्वारा ही किया जाता है। अब हम देखते हैं लोकसभा की शक्ति और कार्य कि लोकसभा के पास क्या क्या शक्ति है, क्योंकि अगर वैसे हम संसद की शक्तियां भी पढ़ेंगे लेकिन अगर सिर्फ लोकसभा की पूछ ली तो आप क्या बताओगे। विधायी शक्ति, विधायी मतलब विधि, विधि शब्द से बना, विधि मतलब कानून निर्माण में क्या शक्ति प्राप्त है लोकसभा को, तो लोकसभा मतलब संसद। अब संसद में दोनों सदन शामिल हो गए, कौन कौन सा, राज्यसभा प्लस लोकसभा, दोनों सदन शामिल हो गए तो ये दोनों मिलकर संसद बनाते हैं। और संसद है संघ सूची संवर्ती सूची पे कानून निर्माण करती है। इसके अलावा अवशिष्ट विषय भी भारतीय संविधान में संसद को दिए गए हैं, तो जो अवशेष है जो बच गए वो उस विषय पर भी संसद कानून बनाती है। और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून निर्माण ये कर सकती है। और दोनों सदनों में कोई भी विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है और दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही वह विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है। ठीक है। इसके अलावा इसकी वित्तीय शक्तियाँ, तो भारतीय संविधान में वित्तीय क्षेत्र के संबंध में सबसे ज़्यादा शक्ति इसको लोकसभा को प्रदान की गई है। वित्तीय शक्ति सबसे ज़्यादा किसको प्रदान की गई है, लोकसभा को प्रदान की गई है। अब बताओ, देखो इस संबंध में बता दी कैसे कि अनुच्छेद 109 ये कहता है कि धन विधेयक है वो पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित किए जाते हैं, सबसे पहले लोकसभा में। अब लोकसभा में प्रस्ताव कर लिया और पारित होने के बाद ये धन विधेयक कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। अब राज्यसभा क्या करती है, उस धन विधेयक को केवल मात्र 14 दिन अपने पास रख सकती है, बाद में उसे लोकसभा को लौटाना होता है। अब लोकसभा को लौटा दिया, अब हो सकता है राज्यसभा ने कोई संशोधन दिया हो कि आप इसमें ये थोड़ी सी संशोधन कर दो, तो राज्यसभा संशोधन का सुझाव दे सकती है, जिसे स्वीकार करना या न करना किसकी इच्छा पे निर्भर है, लोकसभा की इच्छा पे निर्भर है। यदि लोकसभा चाहे तो ही वो स्वीकार करती है, अन्यथा वो अस्वीकार करेगी। अब इसके अलावा देखो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका कहते हैं प्रशासन, कि प्रशासन पर लोकसभा कैसे नियंत्रण रखती है। तो देखो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण ये जो मंत्रिमंडल है ये लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। और ये मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पे रहता है जब तक कि उसके पास लोकसभा में बहुमत या विश्वास है। यदि लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री समेत समस्त मंत्रिमंडल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसके अलावा संविधान में संशोधन की शक्ति, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर मतलब संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में। ठीक है। अब देखो ये जो मान लो संविधान संशोधन है ये दोनों में से किसी भी सदन में आप रख सकते हो और दोनों में पारित होने के बाद ही वो संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। निर्वाचन संबंधी अगर हम शक्तियाँ देखें लोकसभा की, तो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, उसके बारे में बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा
और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर ही करते हैं। तो ये था अपना लोकसभा। अब हम थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में और भी पढ़ेंगे कि राज्यसभा में क्या क्या होता है। तो राज्यसभा देखो, राज्यसभा है वो द्वितीय सदन कहते हैं इसको, या उच्च सदन कहते हैं। द्वितीय और उच्च सदन दोनों ही इसको कहते हैं। अब राज्यसभा की सदस्य संख्या और निर्वाचन देखें तो लोकसभा में अधिकतम 552 थे, इसमें अधिकतम 250 सदस्य। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य। इनमें से 233 सदस्य तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये ध्यान रखना आप, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किन को मनोनीत करता है भाई? जो कला, साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में अनुभव रखते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, रेखा अभिनेत्री उसको बनाया गया, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में अच्छा अनुभव रखते हैं। अब इनके चुनाव कैसे होते हैं? तो चुनाव जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो उसी पैटर्न पे उसका राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है। और ये चुनाव है वो विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्र की जो विधानसभा है वो विधानसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। अब योग्यताएं देखें तो जो लोकसभा के सदस्य की योग्यता है वो सेम ही योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, दिवालिया कोटि नहीं होना चाहिए। बस उम्र का ध्यान रखना आप कि उम्र कितनी होनी चाहिए उसकी, 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए है 25 वर्ष, बाकी सारी लोकसभा वाली है। कार्यकाल की यदि हम बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। ये बात ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या स्थायी सदन। तो ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। और 1/3 सदस्य हैं वो 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब थोड़ी सी राज्यसभा की शक्तियाँ देख ली हम कि राज्यसभा को क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो वो ही पहली विधायी शक्ति की वित्त के संबंध में क्या है? तो वित्त के संबंध में अवित्तीय मतलब साधारण विधेयक, अवित्तीय कहते हैं साधारण विधेयक को। तो अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों की शक्तियाँ समान है, ठीक है। संविधान ये कहता है कि अवित्तीय विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी आप रख सकते हो और दोनों के पारित होने के बाद ही ये कानून का निर्माण होता है। मतलब ये लोकसभा के साथ मिलकर सामान्य विधि, संघ सूची, समवर्ती सूची, इस पे कानून बनाती है। दूसरा है संविधान संशोधन की शक्तियाँ। तो दोनों ही मिलकर, अगर आपने लोकसभा की ये दोनों याद कर ली तो विधानसभा की दोनों, ये राज्यसभा की दोनों सेम है इन दोनों की, कि दोनों सदनों की समान शक्तियाँ हैं। संविधान संशोधन में दोनों सदन मिलकर कानून द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। जैसे अगर दोनों में से कैसे कि यदि एक असहमत हो गया ना तो वो संविधान में संशोधन नहीं होगा। यदि राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करे और लोकसभा असहमत है तो वह संविधान में संशोधन नहीं होगा। इसके अलावा है इसकी वित्तीय शक्तियाँ। देखो वित्तीय शक्तियाँ मैं आपको पहले ही बता दिया कि वित्तीय शक्तियों के मामले में अपने यहाँ राज्यसभा कमजोर है। अपने यहाँ वित्तीय शक्ति सारी लोकसभा को दी गई है। बस ये ध्यान रखना कि वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा के बाद पारित होने के बाद वो कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा इसको केवल 14 दिन अपने पास रख सकती है। बस इतनी सी वित्तीय शक्तियों में अंतर है, बाकी इनकी सारी शक्तियाँ दोनों की समान ही मान लो आप। तो 14 दिन अपने पास रख सकती है। और वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तावित किए जाते हैं? लोकसभा में। अब मान लो राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने कोई सुझाव दे सकती है, लेकिन सुझाव मानना या ना मानना ये किसकी इच्छा पे निर्भर है? ये लोकसभा की इच्छा पे निर्भर है कि वो मानने या ना मानने। अब देखो इसके अलावा राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी, अब देखो कार्यपालिका के संबंध में भी राज्यसभा थोड़ी सी कमजोर है। कैसे कमजोर है? कि मंत्रिमंडल के सदस्य वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य चुनते हैं ना वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये ध्यान रखना। राज्यसभा है उसके कितना काम है कि वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकती है, लेकिन अविश्वास के द्वारा हटा नहीं सकते, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
ये इसके हो गई कार्यपालिका संबंधी। अब कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां देखें हम, तो निर्वाचन संबंधी शक्तियों में ये है कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा ये तीनों मिलकर किसका निर्वाचन करती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। और राज्यसभा, लोकसभा दोनों मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब भारतीय संविधान में अगर हम इसकी अन्य शक्तियां देखें ना, विविध, तो इनमें अपन ये भी देख सकते हैं कि राज्यसभा है, लोकसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पारित होता है। उपराष्ट्रपति क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसलिए सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव वो राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। अब देखो ये ध्यान रखना, राज्यसभा का पदेन सभापति है कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति। ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे बैठ गया वो राज्यसभा का अध्यक्ष अपने आप बन गया। अब देखो राज्यसभा को भारतीय संविधान में 2 विशेष अधिकार दे रखे हैं जिनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 249। 249 क्या कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। अब किसका महत्व का घोषित हो गया? राष्ट्रीय महत्व का। तो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार अब राज्य को नहीं होता। कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। उस राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार फिर राज्य की विधानसभा को नहीं रहता, किसको मिल जाता है? संसद को। दूसरी चीज ये है कि अनुच्छेद 312 ये कहता है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकती है या इसका अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। अब राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखें तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो हमेशा कौन होता है भाई? उपराष्ट्रपति। और एक इसका क्या होता है? उपाध्यक्ष। तो विद्यार्थियों ये थी लोकसभा और राज्यसभा। अगले अध्याय में हम संसद की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।